प्यारे बच्चों, अभी हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ा रहे थे। उसी के आगे इसमें फिर से थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य का यूरोप विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित था। जिस तरह भारत स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित था, रियासतें, राजा रजवाड़े थे, रियासतें थी राजाओं की, वो एक स्वतंत्र रूप में थी। इसी तरह से यूरोप में भी था, जिनके स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजाओं के अधीन थे। जैसे अपने यहाँ निरंकुश राजा थे, ऐसे वहाँ पर भी थे। इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान, किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई अलग अलग क्षेत्रों में जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसके एप्पल्स के ट्रियाल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे क्षेत्रों के साथ साथ बोहेमिया भी सम्मिलित था, जहाँ के कुलीन वर्गों में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांतीय भी सम्मिलित थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि शेष लोग विभिन्न बोलियों का प्रयोग करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अतिरिक्त हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग पराधीन व्यवस्थाओं में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोव, कार्निवोला ओ स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की ओर ट्रांसिल्वेनियन में रहने वाले राउमन लोग थे। ये अंतर राजनीतिक एकता में बहुत बड़ी बाधा थी। इन विभिन्न प्रकार के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार पनपना संभव नहीं था। जहाँ राजाओं का राज हो, वहाँ संभव नहीं होता कि राष्ट्र राज्य का उद्भव हो। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विस्तार कैसे हुआ? राष्ट्र और राष्ट्र राज्य के विचार फ्रांसीसी क्रांति की देन है। 17वीं शताब्दी या 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने जारशाही को नकार कर लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। अब कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या था? कुलीन माने धनी वर्ग, जो वहाँ के उच्च वर्ग माना गया है। कुलीन माने उच्च वर्ग। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग जमीन का मालिक कुलीन वर्ग था। यह सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत प्रतिष्ठित था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच बातचीत में वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार प्रायः वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, लेकिन यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग की संख्या की दृष्टि एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में अधिकतर जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूविशाल जागीरों में विभक्त थी। उस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के लोग भूदास जानते ना, नौकर। पश्चिमी और यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। ये बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुए, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के दौरान ही हो गया। इस प्रक्रिया में फलस्वरूप नए सामाजिक समूह बने। नए सामाजिक समूह में श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र के लोग सम्मिलित थे। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए।
अब उदारवादी राष्ट्रवाद को क्या मानते थे? जो उदारवादी थे वो राष्ट्रवाद को क्या मानते थे? 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। नए सामाजिक समूहों तथा मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समझ सबकी समानता थी। सबके विचार क्या थे? समान व्यवहार, सबको समानता होनी चाहिए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार का गठन पर बल देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासन और पादी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्यता पर भी बल देते थे। कानून के समक्ष समानता के विचार का अर्थ सब लोगों को मताधिकार देना कदाप नहीं था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही प्राप्त था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं की राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल अल्प समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क श्रेणी में रखते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए आंदोलन किए। आंदोलन के फलस्वरूप आज ये है कि सभी अमीर और गरीब को वोट देने का अधिकार प्राप्त है समान रूप से। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या था? कहने का मतलब सभी क्षेत्र में सभी कार्य लोग करें, कोई किसी के अधीन कार्य नहीं रह गया, अर्थात सब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकता है। उदारवाद एक मुक्त बाजार और वस्तुओं और पूंजी के आवागमन द्वारा राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। देखिए, अपने का कहीं भी कोई कार्य कर सके। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग की यह बहुत बड़ी मांग थी। 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी क्षेत्र में नेपोलियन के प्रशासनिक उपायों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। सन 1833 में हैम्बर्ग के न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को सीमा शुल्क की 11 चौकियों से होकर गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क प्रायः वस्तुओं के भार या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति में हिसाब लगाने में समय लगता था। जैसे कपड़े को नापने का पैमाना एल था, इसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइमबर्ग में 53 सेंटीमीटर मिलता था। यह ऐसी स्थिति में व्यापारियों को परेशान करने वाली थी। नया व्यवसायिक वर्ग उपयुक्त परिस्थितियों को आर्थिक नियम और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं और लोग पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। सन 1834 में प्रसा की पहली बार एक शुल्क संघ जालवेहराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अतिरिक्त रेलवे के विकास ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना दिया। तत्कालीन समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर और सुदृढ़ बना दिया। कहते हैं अब चर्चा करें स्रोत खामी क्या है। आज पहले उदारवाद और जालवेराइन कौन है। उदारवाद वह सिद्धांत जो सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्र रहने के अधिकार का समर्थन करता है। जालवेराइन एक शुल्क संघ था जिसका निर्माण प्रस्ताव
की पहल पर किया गया, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य सम्मिलित हुए। कहते हैं अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र के निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मन के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट ने सन 1834 में लिखा कि जालबेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालात जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग ये समझ गए कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। राजनीतिक उद्देश्यों का विवरण दें जिन्हें आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद फ्राइडरिख लिस्ट को है। निम्नलिखित में राजनीतिक आर्थिक कदमों द्वारा हासिल करने की उम्मीद फ्राइडरिख लिस्ट को में दिए गए हैं, वो निम्नलिखित हैं। एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था द्वारा जर्मन लोगों को सामूहिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना। एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, कहने का मतलब ये आंतरिक उत्पादक को बढ़ाकर लोगों का जीवन स्तर उठाना चाहिए। तीसरा है आर्थिक व्यवस्था ही अन्य व्यवस्थाओं से राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन का आधार होती है, अतः इसे मजबूत बनाना चाहिए। चौथा है उत्पादकता से प्रांतीय हितों को परस्पर जोड़कर राष्ट्रीय भावना को सुदृढ़ करना। सन 1815 के बाद एक नया रूढ़वादी विचार आया। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़वादी की विचारधारा से प्रभावित थीं। रूढ़वादी ये मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराओं संस्थाओं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यद्यपि अधिकतर रूढ़वादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम थी। आधुनिकीकरण राज्य की शक्ति को अधिक सक्षम और मजबूत बना सकता है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूत दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे समाज में जो भेदभाव पाया जाता है तो कुछ पुराने लोग चाहते हैं कि आज भी बना रहे, जो जिस जात का वो बना रहे, उसको आगे बढ़ने से रोक देना चाहिए। जो निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन ऐसा आधुनिक विचारधारा में नहीं है, उन्हें भी बढ़ने की अवसर देना चाहिए। वियना की संधि क्या थी? सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। बाद में इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने हेतु वियना में मिले। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरिंग ने की। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने सन 1815 में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन बहुत से बदलावों को खत्म करना था जिसमें नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बोन वंश को सत्ता पुनः स्थापित किया गया और फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के माध्यम से किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस राज्य विस्तार न कर सके। कई राज्य स्थापित कर दिए, उनको स्वतंत्रता दे दी गई, अलग अलग राजा बना दिए गए, जिससे कोई दूसरा फ्रांस पुनः आकर के फ्रांस का राजा आकर के उन पर राज्य न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड और राज्य स्थापित किया गया, जिससे बेल्जियम सम्मिलित था, और दक्षिण में पीटमांट में जिनेवा को जोड़ दिया गया। प्रसा की उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली नियंत्रण सौंप दिया गया, इटली का नियंत्रण सौंप। लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ में स्थापित किया था उसे बनाए रखा। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा बना दिया गया, जबकि प्रसा की सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब कार्यों के करने का मुख्य उद्देश्य
उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ यूरोप में एक नई रूढ़वादी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी था। वियना कांग्रेस 1815 के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़वादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति स्वीकार नहीं करती थी और उन्हें उन गतिविधियों को दबाना जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण करना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। इधर फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़वादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता के माध्यम से आज हमारा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व एक नई राह पर चल रहा है। अब आधुनिकीकरण का विचार क्या है? विकास की ऐसी प्रक्रिया जो पुराने मूल्यों एवं मान्यताओं की नई स्थिति के अनुकूल बनाती है, नई अनुकूल की स्थिति बनाती है। इस प्रक्रिया में किसी भी समाज में नए मूल्यों मान्यताओं के साथ साथ नई व्यवस्था को स्थान मिलता है। जो नई व्यवस्था को जो स्थान मिलता है जहाँ पर वह आधुनिकीकरण प्रक्रिया कहलाती है। अब इसके बाद में क्या कहते हैं, वियना कांग्रेस के बाद यूरोप की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब दे रहे हैं। क्रांतिकारी और जोसेफ मिशनी का बारे में पढ़ के आइए और क्रांतिकारी युग के बारे में हम कल पढ़ाएंगे आगे। क्रांतियों का युग यहाँ से जोसेफ मिशनी क्रांतिकारी, इनका परिचय पढ़ के आइए। इतना पढ़िए, फिर बाकी कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।